और समय ना गवाते हुए, क्योंकि आज का जो महापर्व है वो महापर्व नहीं, महागर्व का दिन है मेरे हिसाब से। क्योंकि भारत की जो सभ्यताएं हैं उनको अत्यंत प्राचीन सभ्यता और अत्यंत महान सभ्यता के रूप में हम देखते आए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी, क्योंकि हम वो है जिन्होंने समुद्र की लहरों पर बांध बांधा। हम वो हैं जिनके लिए दिन और रात की सूझी ना बांधा। हम वो हैं जो रोशनी रखते हैं दूसरों की चौखटों पर, और हम वो हैं जो शून्य से शून्य रचते हैं निरंतर। तो उजालों का हम ये पैगाम लेकर आए हैं, आज के खास दिन उजालों का हम ये पैगाम लेकर आए हैं कि हाँ हम देसी हैं, हाँ हम देसी हैं, मगर हम वो हैं जो हर देश में छाए हैं। तो ऐसे गौरवशाली सभ्यता के लिए, ऐसे गौरवशाली समाज के लिए और गौरवशाली सभा के लिए एक बार हम सबकी तरफ से अभिवादन करें। जैसे कि आज का मेरा विषय है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। पिछले कुछ दशकों में भारत एक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर प्रस्तुत हुआ है। तो भारत को महाशक्ति बनाने के लिए जो भी कारण कारागार रहे होंगे, उसमें सबसे बड़ा एक कारण है भारत का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना। कहते हैं जितना किसी भी देश की अगर हमको प्रगति आंकना है तो उस देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है उसको आंकना है। तो ये बात तो सुनिश्चित है कि अगर हम प्रगति चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजिकली डेवलप होना बहुत जरूरी है। ये सत्य है। और खास करके मनुष्य वो प्रजाति है, वो प्राणी है जिन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ नई खोज की है। कहते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमने ना हमारी जरूरतें कभी खत्म हुई, ना हमारे खोज कभी खत्म हुई। और ये करते करते मुझे लगता है हमने बटन से लेके शैम्पू तक ढूंढ निकाला, और शून्य से लेके कोरोना का वैक्सीन। क्योंकि कोरोना एक ऐसा समय था, या कोरोना का वैक्सीन का जब निजात हुआ, तो मुझे लग रहा है वो एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना थी हमारे देश के लिए, जब हमने अपना सीना चौड़ा करके विश्व के सामने हम खड़े हुए हैं। लेकिन मेरा जो आज का विषय है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का हमारी फैमिली पर क्या असर हो रहा है। मैं अपने विषय को शुरू करने के पहले एक छोटा सा उदाहरण आप सबके साथ में साझा करूंगी कि एक बार टीवी पर एक इंटरव्यू देख रही थी, जहां पर 10-12 साल के 10-12 बच्चों का ग्रुप था जिन्होंने कोरोना में अपने पेरेंट, माँ बाप दोनों को खो दिया है। उन्हें गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ अनुदान मिल रहा था। 10-12 बच्चे में एक बच्चा ऐसा था जिसने कहा कि कोरोना जैसे ही आया, उसके एक साधारण परिवार का बच्चा है, उसके पापा जो ऑटो चलाते थे उनका काम बंद हो गया, माँ जो एक होममेड थी उसका काम बंद हो गया। लेकिन वो बच्चे में देखिए कितना भोलापन होता है। बच्चा कह रहा है मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो दिन, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत दिनों बाद साथ में समय बिता रहे थे। 8-10 दिन बीते, लेकिन धीरे धीरे उनकी चिंताएं बढ़ने लगी, क्योंकि घर का राशन घटने लग गया था। फिर मेरे पापा रोज ढूंढते थे कि उन्हें कोई काम मिल जाए। एक दिन फोन आया, पापा बहुत खुश हो गए। पापा ने कहा मुझे काम मिला है, और वो काम था कि कोरोना में जो डेथ हो रही है उन डेथ बॉडीज को स्मशान घाट तक लेकर जाना है, और इस काम के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए इस काम के उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन घर में खुशी का माहौल बढ़ गया, क्योंकि रोज घर में राशन आ रहा था। 15-20 दिन ये सब चलता रहा। एक दिन पापा ने हमको नीचे बुलाया, मैं और मम्मी हम नीचे मिलने गए। तो पापा के मुंह पे मास्क लगा था और आंखों में इतना पानी था कि शायद हमारे चेहरों में ठीक से दिख नहीं रहे थे। जब तक वो हमारी नजरों से ओझल होते तब तक वो हमें पलट पलट कर देख रहे थे, लेकिन जाते जाते वो हमें बहुत सारा राशन, बहुत सारे रुपए देकर गए। कहते 7-8 दिन हम फोन पे उनके कांटेक्ट में थे, लेकिन फिर ये खबर आई कि पापा नहीं है। उस दिन से 15-20 दिन तक मेरी माँ रोज रोती रही और रोज काम ढूंढने जाते थे। माँ को भी काम मिल गया, माँ भी कुछ काम कर रही थी। रोज रोने वाली माँ एक दिन घर में आती है, और आज उसके अंदर अजीब सी शक्ति मुझे दिखती है, क्योंकि वो माँ सुबह से लेकर मेरे लिए कुछ ना कुछ खाना बना रही है। मेरे लिए लड्डू बना के रखे, चिवड़ा बना के रखा मेरी माँ ने, मेरी बैग पैक की, उस बैग के अंदर कैश रखा और एक लेटर लिखा। और वो आखिरी संवाद था मेरी माँ के साथ में, जब मेरी माँ ने सामने बैठकर मुझे समझाया कि बेटा, ये जो दुनिया है ना, अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम लड़खड़ाओगे, तो ये तुम्हें अपने पैरों के नीचे दबा देगी, और अगर तुम डट के इस दुनिया का सामना करोगे ना, तो ये दुनिया तुम्हारे पैरों में झुकेगी। और वो अंतिम संवाद था उन माँ बेटों के बीच में, क्योंकि उस दिन उसकी माँ भी हॉस्पिटलाइज हुई, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थी। यहाँ मेरी स्टोरी खत्म नहीं होती है, यहाँ उस बच्चे की स्टोरी खत्म होती है। जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम
चाहते हो? 12-13 बच्चों में से 10-11 बच्चों का जवाब था कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस बनना चाह रहा है। लेकिन इस बच्चे ने जो जवाब दिया वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। वो कहता है मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, और मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ कि मानव के हित में मानव ने वैक्सीन का निर्माण किया, ये सत्य है, और ये काम करने के लिए कई लोग तत्पर हैं। लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि मानव के ही विनाश के लिए मानव ही जाति ने एक वायरस का निर्माण किया है, और ये जो वायरस है ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक साइड इफेक्ट है, और इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम जितना प्रगति कर रहे हैं, हम जानते हैं, हम सभी ये चीज जानते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हैकिंग हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है, साइबर क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं। मैं इन सब विषयों में ज्यादा जाऊंगी नहीं, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये वो चीजें हैं जिसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन साथ साथ में ये भी एक चीज है कि हम मनुष्य हैं। कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम ईश्वर नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। हम खास हैं क्योंकि हम पर ईश्वर का बहुत कृपा, बहुत आशीर्वाद है लोगों के ऊपर, और मैं ये चाहती हूँ कि हम इस आशीर्वाद को, इस शक्ति को एक सही दिशा में प्रयोग करें। इतनी सारी घटनाएं, जैसे भैया ने कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में हमारे समाज के ऐसे ऐसे लोगों को खोया है कि उनकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे भैया ने साथ में ये भी चीज बताई कि जिस तरह से मैसेज फटाफट होते गया, और जो संवेदनहीनता हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली, तो अभी हमको इसी चीजों पर ध्यान देना है कि हम इस चीज को कैसे रोकें। हमको वायरल नहीं होना है, हमारी बातों को वायरल नहीं होना है, हमें इन चीजों को वायरल करना है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी तुमसे हर बात पे समझौता क्यों किया जाए, कि जिंदगी तुमसे हर बात पे समझौता क्यों किया जाए। हाँ, शौक है जीने का, हाँ शौक है जीने का, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। अभी ये बात हमें समझना है। मैंने सोचा था कि मेरा जो सेशन होगा मैं थोड़ा इंटरैक्टिव करूंगी इसको, लेकिन इसलिए कि समय कम है तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। हम सब जानते हैं, हम सब के हाथ में जो गैजेट है, मोबाइल सबके हाथों में है ना। इसके साइड इफेक्ट हम सबको पता है क्या क्या है इसके साइड इफेक्ट, फिर भी हम सब इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा है कि इसके बगैर हम जी नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये बात सही है। हमने देखा जब लॉकडाउन पीरियड था, पैंडेमिक था, तो हम घर में बैठे बैठे एक टच पर हमको ग्रोसरी मिल रही है, एक टच पर हमको मेडिकल असिस्टेंस मिल रहा है, मेडिकल गाइडेंस मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं रुकी, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत अच्छा बढ़ा उस समय का। लेकिन जो साथ में इसका दुष्प्रभाव हमें देखने मिला, ऐसे कई चीजें हैं। मैं देखती हूँ कि जब राशन की दुकान में जो यंग बच्चे खड़े रहते हैं ना, 5 रुपए किलो गेहूं और चावल के लिए राशन की दुकान में खड़े हैं, लेकिन उनके हाथ में स्मार्टफोन दिखता है। दिन भर मजदूरी करके पिता जहाँ पर दिन भर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनका बेटा उनके लिए टिफिन लेके आता है बुलेट के ऊपर। मेरे घर में जो 22 दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है, एक पैसा जोड़ रही है, उसकी बेटी अपने दोस्तों को पार्टी देती है 2000 रुपए की। हम किस दिशा में जा रहे हैं? लेकिन क्योंकि हम माहेश्वरी हैं, हमारा समाज इतना समृद्ध समाज है, हम इन चीजों को रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा, हमें कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए कदम उठाना पड़ेगा। एक बहुत ही कमाल की बात है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मेरे जो पापा है, मैं उनको वंडर मैन ऑफ माई लाइफ कहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आज तक मोबाइल को यूज नहीं किया है, और जब हम उनको बोलते हैं ना कि पापा मोबाइल यूज करो ताकि हम कनेक्ट रहे एक दूसरे के साथ में, तो कहते हैं मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं है रचना। और जहाँ तक कनेक्ट होने का सवाल आता है, मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ के मेडिटेशन करता हूँ और भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ और प्यार तुम लोगों को भेजता हूँ। तो मैं टेलीपैथी से तुम लोगों से कनेक्टेड हूँ, और तुम लोगों को मेरे से कनेक्ट होने के लिए टेलीफोन की जरूरत है। मतलब ये कितनी विडंबना है कि हम साधना का आधार हमारे साधनों को बना रहे हैं, और इसी विषय पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं खास करके, वैसे मेरा जो सब्जेक्ट है वो यूथ के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमको किसी भी समाज में परिवर्तन की बहार को लाना है, तो उस समाज का जो यूथ है, जो यंग लोग हैं उस समाज के, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, जो भी हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम ऐसे स्पेशल सेशन अरेंज करते जहाँ पर हमें यूथ मिले,
क्योंकि उन लोगों के अंदर इतनी पावर है, उन लोग इतने स्मार्ट है, इतने एक्टिव है। अभी हमको जरूरत क्या है? किसी ने बॉम्ब बनाया, वो एक युवा था, है ना? किसी ने बॉम्ब बनाया है विनाश के लिए, किसी ने बॉम्ब बनाया है मानव जाति की रक्षा के लिए। तो दोनों ही युवा है। फर्क किस चीज का है? फर्क है उनकी एनर्जी को हमने चैनलाइज किधर किया है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे समाज में फिर भी इतना अपनापन है, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे समाज में परिवर्तन लाना एक बहुत आसान काम है। अभी ओवर यूज ऑफ गैजेट्स या ओवर यूज ऑफ एनी टेक्निकल डिवाइस, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ, उन्होंने एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च के अंदर में